देखो, आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो ये जो अधिसूचित किया गया, यानी कि जो इसका बिल लाया गया था, वो लाया गया था 9 अगस्त 2019 को। तो 9 अगस्त 2019 को एक बिल के रूप में इसको पेश किया गया, और जो ये लागू हुआ, यानी कि एक किस्म से ये जब लॉ बन गया, कानून बन गया, तो कानून ये कब बना आपका? तो 20 जुलाई 2020 को। तो 9 अगस्त 2019 को ये आया है। उसके बाद ये कानून कब बना है आपका? 20 जुलाई 2020 को बना। देखो 20 याद रह सकता है। वैसे पेपर के अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, केवल ये पूछेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है, वो जो न्यू अमेंडमेंट हुआ है वो 2019 में हुआ है। और याद रखने में वैसे कोई बड़ी बात नहीं है कि 9 अगस्त 2019 को ये बिल के फॉर्म में आया, और इसको जो लागू कर दिया गया, जो एक एक्ट बन गया, वो 20 जुलाई 2020 को ये एक एक्ट बन चुका था। ठीक है। और ये संपूर्ण भारत में, यानी कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू है। चाहे उसमें जम्मू कश्मीर हो, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, और अगर हम बात करें गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, हर जगह जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो लागू है। अगर हम बात करें नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं वो आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में हम जानेंगे। कोई भी आपकी गुड्स है या कोई भी आपकी सर्विसेज है, ठीक है, कोई वस्तु हो, कोई सेवा हो, ठीक है, उनकी क्वालिटी के रिलेटेड इशू जो होंगे, भाई क्वालिटी में कोई कमी आ गई है, कोई गुणवत्ता के अंदर कमी है, वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता में कोई कमी है, और उसके खिलाफ हमने कोई शिकायत करनी है, ठीक है, तो उपभोक्ता शिकायत करेगा उसके खिलाफ, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसकी जो होती है सुनवाई होती है। मान लीजिए आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ कि आज के दिन अगर मुझे कोई कंप्लेन हुई, मान लीजिए मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, उसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट निकला, यानी कि मक्खी मरी हुई निकली या कुछ भी ऐसा निकला, और मुझे उसके खिलाफ कंप्लेन करनी है, तो मेरे मान ली आज की डेट में अगर हुआ ना, तो मैं 2 साल तक, यानी कि 2 ईयर का मेरे पास टेन्योर होता है, 2 साल तक मैं उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता हूँ। उसके बाद नहीं कंप्लेन फाइल कर सकता मैं, उसके बाद वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। यानी कि शिकायत के उत्पन्न होने की तारीख से 2 साल तक जो है हम शिकायत कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत हम कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जो है वो केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें केस फाइल नहीं कर सकते। अब शिकायत कौन कौन कर सकता है? सबको पता है कि शिकायत एक उपभोक्ता कर सकता है। कोई भी उपभोक्ता जिसको कंप्लेन लगा है कि एक चीज़ क्वालिटी में इसकी कोई फ़र्क है, सर्विस की या गुड्स की कोई क्वालिटी में कोई फ़र्क है, तो उपभोक्ता जो है वो कंप्लेन कर सकता है। ठीक है। ये कोई भी उपभोक्ता ग्रुप है, कोई भी उपभोक्ता संघ है, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स है, ठीक है, वो कर सकता है। या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी जो है वो केस फाइल कर सकती है। कोई भी आपका कानूनी उत्तराधिकारी है, या कोई भी आपका एक किस्म से हम कह सकते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो भी जो है केस फाइल कर सकता है, अगर उसको ऐसा लगता है कि किसी भी सेवा या कोई भी वस्तु है उसकी क्वालिटी के अंदर, उसकी गुणवत्ता में कोई फ़र्क आ रहा है, तो वो उस कंप्लेन जो है वो कर सकता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले ये 1986 के अंदर लाया गया था, लेकिन जो अब हम नया जो पढ़ रहे हैं, जो कि जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, जो कि अमेंडेड है 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात करते हैं। सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता है वो ये क्या है कि इसको ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन तक एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि इसके तहत ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन को भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन को भी इसके तहत शामिल किया गया है। और सबसे मेन बात यह है कि अगर मान लीजिए एक कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री मान लेते हैं अहमदाबाद के अंदर है, और मैं रहने वाला हूँ हरियाणा का। ठीक है। हरियाणा में मैं कहाँ रहता हूँ? करनाल के अंदर रहता हूँ। तो करनाल हरियाणा में मैं रहने वाला हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे अहमदाबाद जाकर ही कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। मैं करनाल की कंज्यूमर कोर्ट में भी केस फाइल कर सकता हूँ।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत, जो 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, तो उसके तहत तो मुझे अहमदाबाद में करना पड़ता था, लेकिन जो 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है तो मैं कहीं भी केस फाइल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन ए कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेनेंट रिजाइड्स और वर्क्स, यानी कि जहाँ वो रहता है, जहाँ वो काम करती है, फैक्ट्री काम कर रही है और जहाँ पर वो रह रहा है, मतलब वो कहीं भी वो कंप्लेन कर सकता है। ये नहीं है कि उसको उसी के क्षेत्र में जाना पड़ेगा कंप्लेन करने के लिए, ऐसा नहीं है। और सबसे पहली बात तो ई कॉमर्स फैसिलिटीज़, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स को ऐड किया गया है। दूसरा, हम कहीं भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं। दूसरा, अब इसकी जो लिमिट है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम 1 करोड़ तक के केसेस को देखेंगे। 1 करोड़ के केसेस जहाँ कहाँ पर दिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। 1 करोड़ से 10 करोड़ के जो केसेस हैं वो आपके स्टेट लेवल पर दिखेंगे, और अगर 10 करोड़ से ऊपर के केसेस हैं वो कहाँ पर दिखेंगे, आपको नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको 1 करोड़ तक के, स्टेट लेवल पर अगर हम देखें तो 1 करोड़ से 10 करोड़ के केसेस देखने को मिलेंगे, और नेशनल लेवल पर आपको 10 करोड़ के केस देखने को मिलेंगे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमारी सुनवाई जिला मंच पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं होती तो हम स्टेट पर जा सकते हैं, स्टेट लेवल पर जा सकते हैं, और उसके लिए एक टाइम सीमा है, और वो टाइम क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। वो 30 डेज़ की है। कितनी है? 30 डेज़, यानी कि 30 दिन के अंदर हमें स्टेट पर जाना पड़ेगा। अगर स्टेट में नहीं होता हल तो हम 45 डेज़ के अंदर नेशनल लेवल पर जा सकते हैं। अगर नेशनल लेवल पर भी हल नहीं होता तो नेशनल लेवल से हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। और वहाँ जाने के लिए टाइम बाउंडिंग जो है वो भी कितनी है? 45 डेज़ की ही है। यानी कि पहले 30 है, फिर 45 है, फिर 45 है। डिस्ट्रिक्ट से स्टेट पे जाना है, अगर मुझे डिस्ट्रिक्ट से स्टेट पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 30 डेज़ के अंदर फाइल करना पड़ेगा। स्टेट टू नेशनल जाना है 40, और नेशनल टू सुप्रीम कोर्ट जाना है तो 45 डेज़ का एक टाइम लाइन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने थोड़ा शायद गलत बता दिया, मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। थोड़ा मैंने गलत बता दिया, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार दोबारा, कि अगर मुझे डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट जाना है, डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट जाना है तो 30 डेज़ का टाइम पीरियड है। अगर स्टेट टू नेशनल जाना है तो 45 डेज़ का है, और अगर नेशनल टू सुप्रीम कोर्ट जाना है तब 45 डेज़ का है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, लेकिन ये मैंने गलत बताया आपको। जो सही है वो ये है कि पहले 45 डेज़ है, फिर 30 डेज़ है, फिर 30 डेज़ है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट टू अगर स्टेट लेवल जाना है तो हमें 45 डेज़, स्टेट टू नेशनल जाना है तो 30 डेज़, और नेशनल टू सुप्रीम कोर्ट जाना है 30 डेज़। यानी कि यहाँ पर टाइम लग सकता है क्योंकि कंप्लेन बहुत सारी हो सकती हैं, यहाँ पर टाइम कम है। ठीक है, तो पहले 45 डेज़ है, फिर 30 डेज़ है, उसके बाद फिर 30 डेज़ है। तो ये टाइम लाइन आपको याद होनी चाहिए, पेपर में देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो लगभग आपको 1 करोड़ केसेस हैं, और स्टेट पर अगर हम बात कर सकते हैं तो 1 करोड़ से 10 करोड़ हैं, और 10 करोड़ से अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो वो नेशनल लेवल पर देखने को आपको ये मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी झूठ का या कोई भी भ्रामक विज्ञापन दिखाने का काम करता है तो उसके लिए उसको 10 लाख रुपए यानी कि 10 लाख का जुर्माना उसके ऊपर रखा गया है, और 2 साल की कारावास भी उसके अंदर ऐड की गई है। लेकिन वो फिर भी अपराध करता है, वो फिर भी मानता नहीं है, फिर भी अपराध करता जा रहा है, तो उसके लिए 50 लाख का जुर्माना है। कितना जुर्माना है? 50 लाख का। और कितने साल की कैद है? 5 साल की कैद रखी गई है, कि अगर वो फिर भी करता रहे, सेकेंड अटैम्प्ट कर रहा है, थर्ड अटैम्प्ट कर रहा है, तो 50 लाख रुपए और 5 साल तक का उसको कारावास हो सकता है। और कोई मान लीजिए कोई एक्टर है या कोई भी व्यक्ति जो उस ऐड को आगे फैला रहा है, या कोई भी एक ऐसा माध्यम है जो उसको ऐड को एंडोर्स कर रहा है, भ्रामक विज्ञापन को एंडोर्स करने का प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए भी प्रावधान है कि 1 वर्ष की अवधि तक यानी कि 1 साल तक उसको क्या कर दिया जाएगा? बैन कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बैन कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 10 लाख और 2 वर्ष तक कारावास है। अगर वो फिर भी करता है, अगर वो फिर भी कर रहा है, ठीक है, अगर वो फिर भी उसको कर रहा है, तब आपको पता होना चाहिए कि उस 50 लाख रुपए और 5 साल तक का कारावास है। और अगर वो उसको एंडोर्स कर रहा है, कोई एक्टर है, कोई विशेष उत्पाद है, सेवा है, तो उसको 1 वर्ष की अवधि के लिए बैन कर सकता है। ठीक है, और अगर वो फिर भी करता है, मान लीजिए फिर भी एंडोर्स कर रहा है, फिर भी मान रहा है, एंडोर्स कर रहा है, तो 3 साल तक है। कितना है? 3 साल तक। तो हमने पढ़ा कि पहले 10 लाख का जुर्माना था, ठीक है, और 2 साल की कारावास। फिर उन्हें पढ़ा कि नहीं वो फिर भी कर रहा है अगर, तो 50 लाख का जुर्माना है,
और 5 साल की कैद है। ये तो है झूठ या भ्रामक विज्ञापन के लिए, जो निर्माता होगा या विज्ञापन करता होगा उसके ऊपर जुर्माना है। जो इसको एंडोर्स कर रहा है फर्दर, उसके लिए 1 साल की सज़ा है। जो फिर भी एंडोर्स करता है, एक बार उसको चेतावनी दे दी है, वो 3 साल की सज़ा है। और उसको बैन, यहाँ पर 1 साल बैन कर दिया जाएगा, यहाँ पर 3 साल तक सज़ा ही है, वो भी बैन कर देना भी सज़ा ही है, तो 3 साल तक उसको बैन कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको समझ आ गया होगा और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आपको मैं लास्ट में कुछ बता देता हूँ जो कि पेपर में कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जो आपको याद भी रखने चाहिए। कि जैसे अगर हम बात करते हैं जो FDR होती है, जिस पर FD को प्रिंट किया जाता है, तो उसका नंबर होता है 115। पेपर के अंदर आ जाता है क्वेश्चन, ये 1159 होता है। ऐसे अगर हम बात करते हैं PNB सेविंग पासबुक की, तो PNB जो सेविंग पासबुक है उसका नंबर जो होता है वो 625 होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। ऐसे अगर हम बात करते हैं, आपका होता है कंप्लेन। अगर हम कंप्लेन रजिस्टर की बात करते हैं, ठीक है, एक होता है कंप्लेन रजिस्टर और एक होता है कंप्लेन फॉर्म, तो इनके नंबर याद होने चाहिए। कंप्लेन फॉर्म का नंबर होता है 1013 और कंप्लेन रजिस्टर का जो नंबर होता है वो भी आपको याद होना चाहिए कि कंप्लेन रजिस्टर का क्या नंबर होता है, वो, ठीक है, कंप्लेन रजिस्टर का आपका नंबर होता है 640 640। 40 चोर की कहानी सुनी है ना, 40 चोर, तो 640 नंबर होता है कंप्लेन रजिस्टर का। और कंप्लेन फॉर्म को होता है 1013। PNB सेविंग पासबुक को होता है 625, FDR को होता है 1159 और FD बनाने का जब फॉर्म भरते हैं तो उसको होता है 1179। कितना होता है? 1179। जब FD का फॉर्म भरते हैं उसका 1179 है और FDR का 1159 है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं AF की, अगर हम इंडिविजुअल व्यक्ति का AF है, ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, इंडिविजुअल व्यक्ति का खाता खोलना है तो हम 1249 लेते हैं। सबको पता हो कौन सा फॉर्म लेते हैं हम, 1249 फॉर्म लेते हैं। अगर हमें नॉन इंडिविजुअल खाता खोलना है, किसका खोलना है? नॉन इंडिविजुअल, तो उसके लिए हम कौन सा AF लेते हैं? वो लेते हैं 1251। इससे हम करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट भी खोला जा सकता है। अगर हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए हम जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेते हैं वो 1238 लेते हैं। और एक होता है 1250। 1250 होता है एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। और PNB में सभी को पता होगा एप्लीकेशन फॉर्म, किस एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं? मल्टीपर्पस एप्लीकेशन फॉर्म, मल्टीपर्पस एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका नंबर कितना होता है? 1250 होता है। कितना होता है? 1250। और इससे कितना होता है? 1238 होता है। आई थिंक आपको समझ आ गई होंगी बातें। थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करा करो। अगर कोई आपको ये लगता है कि कोई गलती हो गई है मुझसे, कोई त्रुटि हो गई है, तो उसको कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आगे उसको इम्प्रूव किया जा सके। आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का मैं काम करूँगा। थैंक यू।